प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजपूत राज्यों के विखंडन के कारण के बारे में। विद्यार्थियों, प्राचीन काल में और पूर्व मध्यकाल में अनेक राजवंशों के बारे में हमने चर्चा की और विविध शासकों के बारे में हमने पढ़ा। और उसी संदर्भ में हमने देखा कि पूर्व मध्यकाल में यानी 12वीं शताब्दी से पूर्व अनेक राजपूत राज्य उत्तर भारत में विद्यमान थे, जिसमें चहामान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार आदि प्रमुख थे। जिनमें से हमने विग्रहराज चहामान, मिहिर भोज प्रथम जो कि प्रतिहार वंश का शासक था, और परमार वंश के शासक भोज के बारे में पढ़ा और उनकी उपलब्धियां भी हमने देखी। विद्यार्थियों, हमने ये पढ़ा कि ये जो शासक हैं वो अच्छे सेनापति थे, अच्छे प्रशासक थे और उनमें शौर्य अथवा पराक्रम या जनशक्ति का कोई अभाव नहीं था। लेकिन यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि उस समय विदेशियों के जो आक्रमण हुए उत्तर पश्चिमी भारत से की ओर से, तो ये राजवंश जो है अंततः देश की और अपने राज्य की रक्षा करने में असफल रहे। तो विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे उन कारणों के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में जिसकी वजह से ये भारतीय राजवंश विदेशी आक्रमण के रोकने में असफल रहे। सबसे पहले हम चर्चा करें कि पश्चिमोत्तर सीमा की जो सुरक्षा है उसकी ओर इन राजवंशों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आक्रमणकारी जो आ रहे थे वो पश्चिमोत्तर सीमा से आ रहे थे। इसलिए होना ये चाहिए था कि जो भी राज्य पश्चिमी सीमा के निकट है तो उसे सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। विद्यार्थियों, अरब आक्रमणकारियों ने 711-12 ईस्वी में सिंध और मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया था और भारतीय राजाओं ने उसको एक सामान्य घटना के रूप में लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था और उन्हें उनमें निहित खतरे को देखने की चेष्टा करनी चाहिए थी। किंतु भारतीय राजवंशों ने उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया और न ही उन्हें वहाँ से निकालने का कोई प्रयास ही किया। यद्यपि अरबों ने अपने अंदरूनी कारणों से भारत पर आक्रमण आगे नहीं किया, आगे वो नहीं बढ़े, किंतु अपनी ओर से भारतीय राजवंशों ने पश्चिमोत्तर सीमा की ओर को ध्यान नहीं दिया। वे अपने पारस्परिक झगड़ों में ही लगे रहे और विदेशी आक्रमणकारियों ने उनकी इसी पारस्परिक फूट का लाभ उठाया। तो एक तो ये प्रमुख कारण रहा राजपूत राज्यों के विखंडित होने का। दूसरा कारण विद्यार्थियों ये रहा कि सामंत प्रथा का विकास उस समय हो चुका था और ये जो सामंत थे यानी राजाओं के अधीनस्थ जो है अधिकारीगण होते थे, जिनको सामंत कहा जाता था, जिनको अलग अलग जागीरें सौंप दी जाती थी प्रशासन को चलाने के लिए। तो ये जो सामंत शासक होते थे या सामंत जो होते थे वो केंद्रीय शासक के कमजोर होते ही स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। इस प्रकार राज्य कमजोर और क्षीण होते जाते थे। राज्यों के आंतरिक कलह और षड्यंत्र जो है बराबर होते रहते थे। राजपूत यद्यपि वीर और साहसी थे, किंतु उस वीरता और साहस का उपयोग वे ज़्यादातर आपसी झगड़ों में ही करते थे, जिससे स्वयं उसकी जो है राज्य की शक्ति कमजोर होती थी, शक्ति घटती जाती थी। एक चीज़ और जो एक कारण है उस समय वह था कि जाति प्रथा का कठोर होना। प्राचीन काल में हमने देख रहे हैं, वैदिक काल से ही जाति प्रथा जो है धीरे धीरे रूढ़िबद्ध होती चली जा रही थी, कठोर होती चली जा रही थी और राजकीय पदों पर ज़्यादातर क्षत्रिय और ब्राह्मण ही नियुक्त होते थे और निम्न वर्ग के लोगों का राजकार्य में कोई भाग नहीं होता था। और इस कारण राज्य पर क्या संकट आने वाला है अथवा उसमें क्या गतिविधियां चल रही है, इन सब बातों से आम लोगों को, साधारण जनता को कोई रुचि उसमें नहीं होती थी और युद्ध करना केवल क्षत्रियों की ही जिम्मेदारी रह गई थी। क्षत्रियों का ये काम था कि वो बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करें या राज्य विस्तार के लिए युद्ध करें। प्रजा की इस उदासीनता के कारण भारतीय राज्यों को विद्यार्थियों काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। एक और जो महत्वपूर्ण कारण रहा इस जो है पराजय का या राजपूत राज्यों के जो तुर्कों से पराजित होने का, वह था सामाजिक कारण। राजपूत खुद भी जो है कई जातियों और उपजातियों में बटे हुए थे और उनमें एकता का बिल्कुल जो है अभाव था।
एक राजपूत कुल का सैनिक किसी अन्य कुल के सेनापतित्व में लड़ना अपना अपमान समझता था। इसी कारण जब राजपूत संघ बनाकर भी युद्ध लड़ते थे, जैसा कि उन्होंने पश्चिमोत्तर सीमा पर किया था, तो उनमें किसी एक सेनापति के स्थान पर कई सेनापति एक साथ युद्ध करते थे और अलग अलग जो है राजाओं की सेना या अलग अलग कुल की सेना जो है अपने सेनापति का ही आदेश और निर्देश मानती थी। ऐसी स्थिति में सेना की व्यूह रचना और संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता था और ये राजपूतों के पराजय का कारण बना। एक और महत्वपूर्ण कारण था, वह था कि राजपूतों की जो शैली है युद्ध की और जो युद्ध नीति है वो प्राचीन थी। राजपूत वीर और साहसी तो थे, किंतु उनकी युद्ध पद्धति जो है उसमें कोई सुधार समय के हिसाब से नहीं किए गए थे। उनकी सेना में पैदल सैनिकों की संख्या अधिक थी, जिससे उनकी सेना में उस तेजी की कमी थी जो उसके विरोधियों की सेना में थी। जो तुर्की सेना थी उसमें घुड़सवारों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और जिसके कारण वे बिजली की तेज़ी से आक्रमण कर सकते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धावे बोल सकते थे। यानी उनकी जो है मोबाइल ज़्यादा थे, वो एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच सकते थे। राजपूत जो है भालों और तलवारों का ज़्यादा प्रयोग करते थे, जबकि जो तुर्की सेना है उनमें तीर अंदाजों की संख्या अधिक थी। ऐसी स्थिति में आमने सामने की लड़ाई में राजपूतों की सेना को तो हराना बड़ा कठिन था, किंतु तुर्क इस प्रकार की लड़ाई से बचने का प्रयास करते थे और दूर से शत्रु की सेना के कमज़ोर भागों पर प्रहार करते थे। राजपूतों की सेना में एक और कमजोरी थी कि वे अपनी सेना में सबसे आगे हाथियों को रखते थे, जो यदि किसी कारण नियंत्रण से बाहर हो जाते थे तो खुद अपनी ही सेना को कुचल डालते थे। तुर्कों में सेना का ऐसा कोई अंग नहीं था जो अपनी ही सेना को हानि पहुंचावे। हाथियों का प्रयोग वे आमतौर पर जो दुर्ग के दरवाजे तोड़वाने के काम में लेते थे। राजपूत सेना में एक उनकी जो है नीति ये भी थी कि वो अपनी सारी सेना को एक साथ युद्ध में उतार देते थे और कोई सुरक्षित टुकड़ी अपनी सेना की नहीं रखते थे। तुर्कों में सुरक्षा सेना का या आरक्षित सेना रखने का प्रचलन था और जब मुख्य सेना थक जाती थी तो वे इस आरक्षित सेना का प्रयोग करते थे। थकी हुई राजपूत सेना उन ताज़ा दम सैनिकों का सामना नहीं कर पाती थी। तराइन का दूसरा युद्ध जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में 1192 ईस्वी में हुआ था, उस युद्ध में गौरी ने अपनी सुरक्षा सेना के बल पर ही युद्ध को जीत लिया था। उसने 6000 सैनिकों की एक आरक्षित टुकड़ी अपने रिजर्व के रूप में रखी थी और जैसे ही दोपहर बाद तक जो है राजपूत सेना थक गई तो उसने उस टुकड़ी को युद्ध मैदान में उतार दिया और परिणाम ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की सेना जो जीतती हुई नजर आ रही थी वह पराजित हो गई। एक चीज़ और इसमें है कि राजपूत जो है युद्ध को धर्म युद्ध समझते थे और ये मानते थे कि युद्ध में छल अथवा धोखे को काम में नहीं लेना है। वो युद्ध के कुछ नियमों का पालन करते थे, जैसे किसी असहाय पर या निहत्थे पर हमला नहीं करना है, सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद आक्रमण नहीं करना है, पीछे से वार नहीं करना है या भागती हुई सेना का पीछा नहीं करना है। बहुत सारे नियम जो है वो पालन उनका वो करते थे और वो ये मानते थे कि शत्रु के ऊपर रात में आक्रमण करना और वीरता के लिए कलंक होता है, जबकि तुर्कों में इस प्रकार की कोई विश्वास नहीं था और युद्ध में किसी प्रकार से विजय पाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहता था। तराइन के पहले युद्ध में भी 1191 में जो हुआ उसमें मोहम्मद गौरी जब युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गया तो राजपूतों की सेना ने थोड़ी दूर तक तो उनका पीछा किया, लेकिन उसको बहुत दूर तक उसका पीछा करके उनका अंत नहीं किया और इसका परिणाम विद्यार्थी ये निकला कि 1 साल बाद ही मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ आया और पुनः तराइन के मैदान में आ डटा। और तराइन की जो दूसरी लड़ाई है उसमें गौरी जो है छल और चतुरा से ही पृथ्वीराज को हरा सका था। तुर्क सेनापति साथ ही अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान भी रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि बिना सेनापति के विदेशी भूमि पर उसकी सेना कोई युद्ध नहीं कर पाएगी और तुर्कों को लगता था कि अगर युद्ध में जीत गए तो उन्हें विजेता का सहरा उनके ऊपर बनने वाला है, लेकिन अगर वो पराजित हो गए तो उन्हें मृत्यु ही मिलेगी विदेशी भूमि पर। तो ऐसी स्थिति में जो है वो जो सेनापति है तुर्कों का वो बहुत ध्यान रखकर जो है युद्ध लड़ता था, जबकि राजपूत शासक ऐसा कोई ध्यान नहीं रखते थे और वो अपना जो है व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन करना जो है अच्छा समझते थे
और प्राय ऐसा हुआ कि सेनापति के मरते ही राजपूत सेना में भगदड़ मच जाती थी और परिणाम तो वो युद्ध हार जाते थे। राजपूतों की पराजय का विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा कि उनमें राजनीतिक एकता और दूरदर्शिता का अभाव था। मैंने पहले भी जैसे कहा कि वे वीर और साहसी थे, किंतु इन गुणों का सही उपयोग वो नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में वे संगठित और जोशीली तुर्की सेना का सामना नहीं कर सकते थे। तो विद्यार्थियों, प्राचीन काल में जो राजपूत राज्य थे और पूर्व मध्यकाल के दौरान किस प्रकार जो है वो तुर्कों के हाथों पराजित हुए और राजपूत राज्यों के पतन के या विखंडन के क्या कारण रहे, उसके बारे में हमने चर्चा की। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप सभी जो है सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।